जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में क्या किया था, फर्स्ट वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। गॉस थ्योरम पढ़ेंगे क्या होती है और गॉस थ्योरम का यूजेस कहाँ कहाँ है। तो पहला पढ़ते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होती है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1 upon epsilon times to total charge. Total electric flux passing through any closed surface is equal to 1 upon epsilon times to total charge. इसको बोलते ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है। तो क्या हो जाएगा? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through any closed surface is equal to 1 upon epsilon times to total charge. Total charge enclosed it. Okay? Total charge. तो इसको लिख सकते हैं फाई ई फ्लक्स तो डी ई इंटू डी ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गॉस लॉ का स्टेटमेंट है, गॉस थ्योरम या गॉस लॉ का कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स टू टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इट। ओके, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं। पहला एप्लीकेशन क्या है? यहाँ दिए क्या है? एरिया वेक्टर। ओके, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। एप्सिलॉन क्या है? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ओके, इसका यूजेस पढ़ते हैं। पहला कहां पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज करंट इन वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी due to uniformly charged wire recharged wire of infinite length। ठीक है, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के द्वारा। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब इसको डेरिवेशन देखो देखते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज वायर लेते हैं। ओके, ये कैसा है? यूनिफॉर्मली चार्ज प्लस। और इसको इसमें क्या करते हैं? इसको इनक्लोज करते हैं, जिसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। अब ये लीनियर चार्ज है लेंथ वाला, तो यहाँ पे हम लोग गॉसियन सरफेस कौन सा ड्रा करेंगे? सिलिंड्रिकल। ओके, गॉसियन ये क्या कहलाता है? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस। ओके, अब क्या है? इसमें हम लोग एरिया वेक्टर लेंगे। एक यहाँ पे ले लो, एक यहाँ पे ले लो। तो इसमें एरिया वेक्टर किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ। VA1 वेक्टर मान लो। और इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस है तो बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी किधर की तरफ होगी? इधर ही की तरफ ये होगी। एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस मतलब छोटा सा पॉइंट मान लो एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर किधर की तरफ? नीचे की तरफ। VA2 वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा किधर की तरफ होगा? इधर की तरफ, बाहर की तरफ होगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसे ही यहाँ पे भी मान सकते हैं। एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ DA3 और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इधर की तरफ। तो ये यूनिफॉर्मली है, इसलिए इस सब में क्या रहेगा? सेम। एरिया हमारी कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर या नॉर्मल टू द सरफेस होती है। ओके, तो सरफेस है, हमने सरफेस माना कोई छोटा सा, इसके नॉर्मल एरिया वेक्टर। ओके, अब फ्रॉम फिगर
फ्रॉम फिगर क्या लिख सकते हैं, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स E वेक्टर डॉट ds dA वेक्टर इज इक्वल टू, यहाँ का भी लिखेंगे, यहाँ का भी लिखेंगे और यहाँ का भी लिखेंगे। तो E वेक्टर डॉट dA 1 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA 2 वेक्टर प्लस E वेक्टर डॉट dA 3 वेक्टर, यही होगा। अब ए वेक्टर डॉट ये टोटल फ्लक्स फाई के बराबर, फाई। ओके, ई ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसका फार्मूला क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। क्लियर। अब यहां लगाते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए 1 वेक्टर कॉस थीटा 1 वेक्टर, नहीं तो लिख सकते हैं प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, तो इंटीग्रेशन डी ए 2 वेक्टर, यहाँ पे सीधो सरफेस इंटीग्रेशन लगा दें, यहाँ पे भी आएगा सरफेस डी ए 2 कॉस थीटा, यहाँ वेक्टर हो जाएगा कॉस थीटा 2 प्लस सरफेस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए ई इंटू डी ए कॉस थीटा 3। ओके, अच्छा थीटा 1 क्या है, ई इंटू डी ए वेक्टर, इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इधर ही की तरफ और एरिया वेक्टर भी इधर ही की तरफ, तो इनके बीच का कितना हो जाएगा, 0। थीटा 1 हमारा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा 2 देखें, थीटा 2 हमारा यहाँ है, ये इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर इधर की तरफ, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। वैसे ही ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 2 हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। थीटा 3 भी हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ओके, अब यहाँ cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ रखें cos 90 की वैल्यू 0 होती है, इसको याद है यहाँ पे, यस सर। ठीक। अब यह हो जाएगा वो इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए 1 cos थीटा 1 cos 0, थीटा की जगह थीटा 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री प्लस एस ई इंटू डी ए 2 cos 90 प्लस E इंटू डी ए 3 cos 90। cos 90 की वैल्यू 0, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये पोर्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हमारे पास क्या बचेगा, E इंटू डी ए वेक्टर इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रेशन E इंटू डी ए 1 वेक्टर। यस सर। E की वैल्यू क्या करेंगे, बाहर आ जाएगी, ये फाई की भी बोलते थे ना, फाई ई ये लिख सकते हो E इंटू डी ए इज इक्वल टू ई बाहर S इंटू डी ए 1 वेक्टर डी ए 1। अच्छा ये सरफेस है, इसकी लेंथ कितनी मान लो L, इसकी लेंथ कितनी है L है और रेडियस सिलेंडर की कितनी है R है, तो ये बाहर वाला पोर्शन ही तो इसमें कवर होगा, ये वाला। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यही तो है, डी ए 1 वेक्टर इज इक्वल टू कितने, किसके बराबर, 2 पाई आर एल। इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ओके, तो यहां लिख सकते हैं पाई ए इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, इसको मान लेते हैं फर्स्ट। ओके,
अब क्या पढ़ेंगे? अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या होता है? टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε टाइम्स टू टोटल चार्ज। यही होता है, ये हो गया। अब यहाँ पे और एक चीज अप्लाई करते हैं। ये हमने गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखा। एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होता है? चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, तो इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या होता है? Q/L। क्या होता है? Q/L। यहाँ पे और एक चीज लिख देते हैं। एक होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी। या पहले यहाँ से लैम्डा की वैल्यू देखो, निकालो यहाँ से Q की वैल्यू निकालो। Q इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इनटू L। Q इक्वल टू लैम्डा इनटू L हो जाएगा। ऐसे ही होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी को Q/A। और एक होती है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये कितनी होती है? इसको रो से करते हैं Q/P, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। ये सारे फॉर्मूले पता चल गए। अब वहां से क्या करेंगे? Q की वैल्यू रखें यहाँ पे, तो पाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट dA वेक्टर। Q की जगह लैम्डा L/ε0। ये हो गई सेकंड। ये हमने क्या किया है? ये फिगर से हमने गॉस थ्योरम निकाला है, वो सॉरी फिगर से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, और ये फार्मूले से निकाला है। दोनों बराबर आएंगे, तो क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 1 क्या है? E इंटू 2πRL इज इक्वल टू लैम्डा L/ε0। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, L से L कैंसिल आउट हो गया, तो L ये हटा देगा, ये हटा दे बेटा। ठीक है। अब यहाँ से E की वैल्यू E इक्वल टू 1/2πε0 लैम्डा बाई R। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है यूनिफॉर्मली चार्ज वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ का। ओके, और एक और चीज इसमें है, ये E और R में रिलेशन होता है। R ये ले लो, ये ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में लेंथ ऑफ जहाँ पे निकालना है, तो इसमें जो रिलेशन होता है वो इस तरीके से आता है, ऐसे ऐसे। ओके, ये इस तरीके से। अगर R बढ़ेगा तो E घटेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ये MCQ में आ जाता है। ओके, इतना समझ गए? इसको हटा दें। अब नेक्स्ट हमारा है स्पेयर वाला, बताओ स्पेरिकल सेल वाला। हटा दें इसको। ये समझ गए? कोई दिक्कत? अगला थर्ड वाला बोलो बेटा। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज No sir, electric field intensity due to uniformly charged sphere. Due to uniformly charged Sphere.
स्फीयर। ओके, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। ठीक है, एक स्फीयर है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसको हम कितने 3 पॉइंटों पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे। एक कहाँ पे निकालेंगे? आउटसाइड, एक उसके सरफेस पे, और एक कहाँ निकालेंगे? इनवर्ड सरफेस के अंदर। ओके, तो केस एक स्फीयर है ये, यूनिफॉर्मली चार्ज मतलब पॉजिटिव साइड। ओके, कहाँ निकालेंगे? इसकी रेडियस है आर, कैपिटल आर। आप क्या निकालेंगे? पहला केस फर्स्ट, आउटसाइड ऑफ आउटसाइड। ठीक है, आउटसाइड इसमें हमने क्या किया? गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया। हमने क्या ड्रॉ किया? गॉसियन सरफेस। ये जिसकी रेडियस कितनी है? स्मॉल आर। क्या लिखेंगे? केस फर्स्ट में आर इज ग्रेटर देन आर, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। मतलब स्मॉल आर बड़ा है किससे? कैपिटल आर से। यहाँ हम क्या मानेंगे? एक छोटा सा सरफेस मानेंगे जो डीए वेक्टर हो जाएगा, एरिया वेक्टर, और इसको इससे ज्वाइन करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमारी इधर ही की तरफ हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो हमारा इसी से इधर की तरफ हो जाएगी। अब यहाँ क्या आएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 8 पॉइंट P क्या लिख सकते हैं? गॉस E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। यही तो होगा। अरे ये फ्लक्स वाला। अब यहाँ से E वेक्टर डॉट DA वेक्टर, इसको फाई E इज इक्वल टू E इंटू DA कॉस थीटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर से। अच्छा, थीटा यहाँ पे कितना है? 0 डिग्री। थीटा कितना है? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी हमारा इसी डायरेक्शन में हो गया। तो फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू DA cos 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E इंटू DA cos 0 1 के बराबर होता है। और यहाँ से क्या करेंगे? फाई E इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू DA। अच्छा, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं? 4 पाई R स्क्वायर। नहीं तो लिख सकते हो? ठीक है, E इंटू DA की जगह क्या लिख सकते हैं? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। ये तो होता है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। क्या होता है? 4 पाई R स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ओके, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दें। तो फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। हो गया। अब क्या है? इसको फर्स्ट मान लो। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ठीक है, क्या कहता है गॉस थ्योरम? फाई E इज इक्वल टू E वेक्टर डॉट DA वेक्टर इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये हमारी हो जाएगी सेकेंड। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसके द्वारा दोनों के द्वारा इक्वल होगा, तो फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड दिखा सकते हैं, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ओके, E की वैल्यू निकालो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, यही तो आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब केस सेकंड क्या है, अगर ये इसके सरफेस पे मान लो एट केस सेकंड क्या होगा, एट दी सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर मतलब क्या हुआ, स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा, यही तो होगा। अब केस थर्ड क्या होता है, केस थर्ड कि कहां होगा, इन इंटीरियर मतलब R इज लेस देन स्मॉल r। ओके, केस थर्ड क्या है, स्मॉल नहीं वो ठीक है, R इज लेस देन कैपिटल R। ठीक है, इंटीरियर पॉइंट पे निकालना है। जब इंटीरियर पॉइंट पे मान लेते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं, ये आउटसाइड हो गया, ये स्फीयर है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल स्मॉल आर, इसकी स्मॉल आर, और हमने गॉसियन इसके अंदर निकालना है, मान लेते हैं इस पॉइंट पे निकालना है। ओके, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ये हो गया, यूनिफॉर्मली चार्ज है ना स्फीयर, इस पॉइंट पे निकालना है, इंटीरियर पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे। अगर हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसकी रेडियस स्मॉल है, इसमें कोई चार्ज है, कोई चार्ज इंक्लोज है नहीं। जब चार्ज इंक्लोज नहीं तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। अब जब ये वैल्यू जीरो हो जाएगी तो यहाँ देखो, यहाँ फर्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड लिखा था, अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये डिवाइड करोगे तो ओवरऑल जीरो हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ चार्ज इंक्लोज ही नहीं है, इसीलिए जब यहाँ जीरो हो जाएगा तो ये इसको डिवाइड में चला जाएगा, जीरो अपान कुछ भी हो तो जीरो हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड क्या होती है, जीरो होती है। ओके, इतना समझ गए। इसी में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि फेराडे ने अपने को एक पिंजड़े में बंद कर लिया और फेराडे फिर भी उसमें जिंदा रहे, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब उसको अंदर बंद कर लिया और बाहर से हाई वोल्टेज लगाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड क्या रहती है, जीरो रहती है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन है कि यदि आप कार में जा रहे हैं और जो बिजली होती है वो गिरने वाली हो तो क्या करेंगे, तो सारे खिड़की क्या करेंगे, बंद कर लेंगे, और जब बंद कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, स्फीयर हो जाएगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ओके, इतनी चीजें समझ गए। ओके, थैंक यू।